विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग, इंडियन ज्योग्राफी। उसमें आज हमारा टॉपिक है औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? क्योंकि हम भारत में उद्योगों के विविध आयाम पढ़ रहे थे, डाइवर्सिव डायमेंशंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। उसमें काफी कुछ मैं बता चुका हूं। कल मैंने आपको औद्योगिक स्थानीयकरण के बारे में बताया था, साथ में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 बताई थी। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र यानी NIMZ बताया था मैंने आपको। आज मैं बता रहा हूं औद्योगिक प्रदेश। तो भारत में 3 प्रकार के औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं। नंबर 1 वृहद औद्योगिक प्रदेश, नंबर 2 लघु औद्योगिक प्रदेश, नंबर 3 विनिर्माणी जिले। विनिर्माणी जिले। तो सबसे पहले वृहद औद्योगिक प्रदेश। तो वृहद औद्योगिक प्रदेशों में 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 1 मुंबई, पुणे, कोल्हापुर औद्योगिक प्रदेश। ये पीसीएस में मेंस का क्वेश्चन होगा आपके पास औद्योगिक प्रदेशों से। तो पहला कौन सा हो गया? मुंबई, पुणे, कोल्हापुर औद्योगिक प्रदेश। दूसरा हो गया कोलकाता, हुगली प्रदेश, कोलकाता। तीसरा हो गया बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। चौथा हो गया अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत प्रदेश। पांचवा हो गया छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। छठा हो गया विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश। सातवां हो गया दिल्ली एवं उसके आसपास का औद्योगिक प्रदेश। और आठवां हो गया तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये तो हो गए बड़े औद्योगिक प्रदेश। कौन से? बृहत औद्योगिक प्रदेश बोलते हैं, 8 हैं। एक बार फिर बोल देता हूं, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर औद्योगिक प्रदेश। दूसरा हो गया कोलकाता, हुगली प्रदेश। तीसरा हो गया बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। चौथा हो गया अहमदाबाद, वडोदरा, वडोदरा गुजराती बोलते हैं, वडोदरा हम लोग बोलते हैं वडोदरा, सूरत प्रदेश। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत प्रदेश। पांचवा हो गया छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। छठा हो गया विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश। सातवां हो गया दिल्ली और उसके आसपास के औद्योगिक प्रदेश। और आठवां तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ठीक है। लघु औद्योगिक प्रदेशों में 13 क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। इनको एज इट इज याद करना है आपने। ये मेंस का क्वेश्चन है, आपको अच्छे नंबर देगा, ये प्री में भी देगा। लघु औद्योगिक प्रदेशों में 13 क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 1 असोम घाटी, दार्जिलिंग द्वार। दूसरा हो गया दार्जिलिंग द्वार। तीसरा हो गया उत्तरी बिहार तथा निकटवर्ती उत्तर प्रदेश मैदान। चौथा हो गया कानपुर। पांचवा हो गया इंदौर, उज्जैन। इंदौर, उज्जैन सबसे स्वच्छ शहर था कभी इंदौर, है ना? अभी भी है, स्वच्छता में नंबर 1 था इंदौर की। छठा हो गया नागपुर, वर्धा। सातवां हो गया कोल्हापुर, सांगली। आठवां हो गया सोलापुर। नौवां हो गया बेलगाम, धारवाड़। 10वां हो गया गोदावरी कृष्णा डेल्टा। 11वां हो गया मालाबार, त्रिचूर। 12वां हो गया चेन्नई। 13वां हो गया क्विलोन यानी केरल में क्विलोन। बड़ा हाजी इंदौर ही है अभी भी स्वच्छता, 7 सालों से नंबर 1 पर स्वच्छता। बड़ा दुर्भाग्य है कि 8 वृहत औद्योगिक प्रदेशों में और 13 लघु औद्योगिक प्रदेशों में हमारे उत्तराखंड का कहीं नाम ही नहीं है। क्या नहीं है? और यही कारण है वो जो भर्ती में इतने हजारों लाखों लोग बच्चे जा रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं, जो उसका कारण यही है। उद्योग क्या करता है? रोजगार देता है। क्या करता है? अच्छा, सी नंबर, तीसरे नंबर पे आगे विनिर्माणी जिले या केंद्रों के रूप में। तो जैसे उत्तरी अर्काट हो गया, कर्नाटक में पड़ता है अर्काट। इसमें चमड़ा, रसायन, चीनी, तंबाकू और इंजीनियरिंग उद्योग। दूसरा हो गया तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली में रसायन, वस्त्र और इंजीनियरिंग उद्योग। रसायन, सूती वस्त्र, माचिस और मत्स्य। तिरुनेलवेली में क्या क्या होता है? रसायन, सूती वस्त्र, माचिस और मत्स्य उद्योग। निजामाबाद में हो गया रसायन, वस्त्र, इंजीनियरिंग उद्योग। रायपुर में हो गया स्पिरिट, शराब, चीनी, माचिस, सीमेंट। आदिलाबाद में हो गया इंजीनियरिंग, सूती वस्त्र, सीमेंट। आगरा में हो गया चमड़ा, जूता, सूती वस्त्र, पत्थर पर नक्काशी। पेट्राड्यूरा पढ़ा था आपने? पित्राड्यूरा, प्रीसियस स्टोन्स जड़े जाते हैं किस पर? पत्थरों पर, संगमरमर पर। तो पत्थरों पर नक्काशी, हल्के इंजीनियरिंग आदि उद्योग। 7वें नंबर पे आता अमृतसर, वस्त्र, चीनी, कांच, रसायन, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग। अगला आता है रामपुर, सूती वस्त्र और चीनी। 9वें पे आता है भंडारा, रसायन, इंजीनियरिंग, एल्यूमिनियम। 10वें पे आता है रामनाथपुरम, सीमेंट, माचिस, कांच उद्योग। 11वें पे आता है कच्छ, नमक उद्योग। रन ऑफ कच्छ सुना है? नमक उद्योग। कटक, सूती वस्त्र, कृषि उपकरण, खेल सामग्री। नमक का काम भी बहुत अच्छा है भाई। टाटा नमक, देश का नमक, है ना? क्या जरूरत थी टाटा को नमक बेचने की?
पता था उन्हें 150 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, 130 जो भी रहते होंगे, हर एक आदमी नमक खाता है। क्या देखा जाता है सबसे पहले? मांग देखी जाती है। नमक तो खाना ही खाना है, खाता है कि नहीं खाता आदमी? नमक का पैकेट लेगा ही लेगा, भले ही 1 महीने चले। कितना चलता है 1 पैकेट? हाँ जी, हाँ, 3 पॉइजन होते हैं, मैदा, नमक और चीनी। कम प्रयोग करना है इसका, ठीक है? व्हाइट पॉइजन बोलते हैं इनको। किस किस को? नमक को, चीनी को और मैदा को, ठीक है? नमक में कुछ लोग सेंधा नमक खाते हैं, लेकिन आयोडीन की कमी हो जाती है, इसलिए कभी कभी बीच बीच में सेंधा नमक के बीच बीच में आपने आयोडीन युक्त नमक भी खाना है, वरना ग्वाइटर हो जाएगा, घेंगा। अच्छा जी, उसके बाद भारत में उद्योग उत्पादन विशेषता के आधार पर भारतीय उद्योग को जो विभक्त किया गया है वो एक धातुकर्मी उद्योग, धातुकर्मी उद्योग में आता है लौह इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, जस्ता। धातुकर्मी में क्या आता है? लौह इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा और सीसा, जस्ता। दूसरा होता है वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कृत्रिम धागा वस्त्र, जूट और पटसन, जूट और पटसन, ठीक है? इंजीनियरिंग उद्योग, भारी और हल्की मशीन, वायुयान और विद्युत इंजीनियरिंग, विद्युत। अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, आईटी जिसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी। अगला आता है परिवहन उपकरण उद्योग, जैसे ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियां वाड़ियां जो भी बनती हैं। लोकोमोटिव, लोकोमोटिव मतलब रेल के जो इंजन होते हैं। अगला हो गया वैगन एवं कोच उद्योग, वैगन मतलब जो डिब्बे होते हैं रेल के। वायुयान और जलयान निर्माण। अगला हो गया रसायन उद्योग, रसायन उद्योग में आ गया पेट्रो रसायन, उर्वरक, औषधि, भेषजीय उद्योग, भेषजीय उद्योग, प्लास्टिक, सीमेंट और कांच उद्योग। प्लास्टिक, सीमेंट और ये किस में आता है? कांच की डेफिनेशन पूछी गई एक बार। कांच क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि कांच क्या है, आंसर सुपर कूल्ड लिक्विड है, अति शीतलित, क्या बोलते हैं उसको, द्रव, है ना? अगला वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग में आ गया कागज, माचिस, खेल, प्लाईवुड। प्लाईवुड का बड़ा अच्छा काम है भाई, इसका प्लाई पहले सस्ती आती थी, अब धीरे 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 क्या महंगी होती जा रही है प्लाई। अगला खाद्य उद्योग, चीनी, आटा, चावल, खाद्य तेल आदि, इडेबल ऑयल। ये दुर्भाग्य हमारे देश में पीली क्रांति सफल नहीं हो पाई। पीली क्रांति मतलब इडेबल ऑयल, तिलहन जो होते हैं, ऑयल सीड्स, इसीलिए आज भी हमें खाद्य तेल जो इंपोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए महंगा है। क्या है? तेल महंगा है आज भी देश में, है ना? एक पीली क्रांति को ढंग से करने की आवश्यकता है, जिसमें क्या हो, तिलहन वगैरह का क्या किया जाए। और वैसे तो अब धीरे धीरे लोग अपने खाने से तेल को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, पर बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना है। घुटने की ग्रीस क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर पता चला तेल खा नहीं रहे हो, घी खा नहीं रहे हो, और बैडमिंटन खेल रहे हो, और वॉलीबॉल खेल रहे हो, और क्या बोलते हैं बास्केटबॉल खेल रहे हो, तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलो जी आगे, अन्य उद्योग, पर्यटन उद्योग। पर्यटन क्या है? उद्योग की श्रेणी में आता है। पर्यटन को मैंने कहा निर्यात मानते हैं हम। क्या मानते हैं? पर्यटन उद्योग का से जो प्रॉफिट होता है उसको क्या मानते हैं? निर्यात। अब सुनो ना, पर्यटक बाहर से आ रहा, कहां से आया? अमेरिका से आया घूमने, तो उसको आयात नहीं बोलना चाहिए वैसे, हाँ कर रहे हो, वो पैसा खर्च करके जा रहा है। निर्यात में क्या मिलता है हमें? पैसा। लास्ट अंतिम परिणति क्या है? पैसा। पैसा खर्च करके जा रहा है। वो जहाज में आ रहा है, माना चलो अपनी एयरलाइन से आया, जहाज से उतरा, टैक्सी की, कहाँ की? भारत में। पैसा कहाँ आया? एक्सचेंज कराया ना उसने पैसा, पहले अपने डॉलर एक्सचेंज कराया। टैक्सी कहाँ खर्च की उसने? यहाँ पर। होटल कहाँ पे रहा वो? यहाँ पर। खाना कहाँ खाया? यहाँ पर। गाइड कहाँ से किया? यहाँ का। सारा पैसा किसकी जेब में गया? देश के जेब में गया ना, देश के लोगों की जेब में गया। निर्यात है। पर्यटन क्या है? निर्यात। पर्यटन को ऐसा मत सोचना कि इतने लोग आए तो आयात हो गया, आने को नहीं बोलते हैं। मेन चीज है पैसा, क्योंकि जब हम निर्यात करते हैं, हम सामान बेचते हैं ना, उसके एवज में क्या आता है? हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसा, डॉलर। समझ में आ गया? इसमें लोहा और
और इस्पात उद्योग वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के रिपोर्ट अनुसार भारत 2021 में 118.2 मिलियन टन उत्पादन के साथ विश्व में दूसरा बड़ा इस्पात क्रूड स्टील उत्पादक देश। कौन सा नंबर है हमारा पूरे विश्व में? दूसरा। कच्चा इस्पात यानी क्रूड स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। जबकि स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का स्थान 2003 से विश्व में प्रथम है। स्पंज आयरन के उत्पादन में प्रथम क्षमता 34.7 उत्पादन हुआ। स्पंज आयरन हो गया, क्रूड स्टील हो गया, ये स्टील में भी पढ़ेंगे आगे। स्पंज आयरन उद्योग में क्षमता साल दर साल बढ़ती रही। 2019 में कुल 34.70 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में 47.85 मिलियन टन हो गया। लौह तथा इस्पात उद्योग में देश की लगभग 50% पूंजी लगी हुई है। कितनी? 50% पूंजी लौह इस्पात उद्योग में लगी हुई है देश की। कितनी? 50% कैपिटल लगी हुई है। और 5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, जबकि 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। प्रत्यक्ष मतलब जो तो काम कर रहे हैं लोहे से संबंधित। अप्रत्यक्ष मतलब भाई लोहे को बेचना भी तो है, लाला जी बेच रहे हैं, उन लाला जी की दुकान में उठाने वाले भी तो होते बाजार, उनको भी मिल रहा है, ठेली वालों को भी मिल रहा है ना। हाँ जी, 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का श्री गणेश 1870 में हुआ था। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, इसको बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी इसको संयंत्र की स्थापना की। बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रयास 1967 में टाटा स्टील कंपनी की स्थापना के साथ इसको 1918 में बरबुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको की स्थापना हुई। यह दोनों इकाइयां निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। वर्ष आयरन स्टील वर्क्स बीआईएसएल की स्थापना के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एम विश्वेश्वरैया क्या लिखा था? लैंड इकोनॉमी और इंडिया। किसने लिखी? आंसर एम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स बीआईएसएल की स्थापना कहां पर? भद्रावती, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, 1923 में ये सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई ने कार्य करना प्रारंभ किया। स्वतंत्रता के बाद इस्पात उद्योग के विकास के संबंध में पहली पंचवर्षीय योजना में विचार किया गया, किंतु इसका काम दूसरी पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हो सका, जब 10-10 लाख टन इस्पात पिंडों की क्षमता की परियोजनाएं भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर 1959 में पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई। कितनी क्षमता थी? 10-10 लाख की क्षमता थी। से निजी क्षेत्र के दो इसको 10 लाख टन तीनों कारखानों में 1956 और 1960 के बीच प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता से पहले के जो लौह इस्पात कारखाने थे, कुल्टी था पश्चिम बंगाल में 1870 में, एक साक्षी झारखंड में 1907 में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल 1918 में और भद्रावती 1923 में। आजादी से पहले के हैं चार। कौन कौन से? कुल्टी पश्चिम बंगाल, साक्षी झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, भद्रावती कर्नाटक। क्लियर हो गया?
तीसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों का विस्तार किया गया। 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में एक और इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। वहां पर बोकारो झारखंड किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। चौथी पंचवर्षीय योजना में इन कारखानों की वर्तमान क्षमता का अधिक उपयोग किया गया तथा सलेम तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटक और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में नए सार्वजनिक इस्पात कारखाने स्थापित करके इस्पात की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का लक्ष्य निश्चित किया गया। सन 1978 में बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण के पूरा हो जाने पर इस्पात उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गई। बोकारो इस्पात संयंत्र का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ, कब पूरा हुआ? आंसर 1978। 1973 में सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, सुना है नाम? भारत में कंपनी में आती है सेल, गेल, भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। तो 1973 याद रखना आपने, सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। कब की? 1973 में, तथा इसे इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी दी गई। यह भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बनपुर स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है और साथ ही साथ दुर्गापुर के एलॉय स्टील प्लांट और सलीम इस्पात कारखाने के प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। किसके लिए? दुर्गापुर और सलीम। निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र इसको का स्वामित्व 14 जुलाई 1976 को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इसको का औपचारिक विलय भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल में हो गया है। किसका? इसको का, है ना, इंडियन आयरन स्टील कंपनी। कब? 14 जुलाई 1976 को सरकार ने अपने हाथ में लिया। बाद में उसका जो औपचारिक विलय है वो किसमें हो गया? इस्पात, भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल में हो गया है। इसके लिए दोनों कंपनियों ने प्रस्ताव पहले से पारित कर दिए थे तथा यह मामला कंपनी मामलों के मंत्रालय के विचाराधीन था। मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति 15 फरवरी 2006 को प्रदान की। 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी माना गया। इस विलय से सेल के अधीन एकीकृत इस्पात संयंत्रों की संख्या अब 8 हो गई है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इसको, विश्वेश्वरैया और सलेम। यद्यपि बड़े स्टील प्लांटों की संख्या कितनी है? 100 से अधिक है। कितनी? लौह इस्पात उद्योग में खनिज पदार्थों के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, सोडा, क्रोमियम, निकिल तथा अल्प मात्रा में कार्बन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बना ये आजकल ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्री में क्या क्या काम आता है, लौह इस्पात संयंत्र में क्या क्या काम आता है उद्योग में। लौह इस्पात उद्योग में सबसे पहले क्या? लौह अयस्क चाहिए। क्या चाहिए? फिर कोकिंग कोयला चाहिए क्योंकि गलाना है भाई उसको। फिर उसमें मैग्नीज चाहिए, फिर रॉक फॉस्फेट चाहिए, डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट डोलोमाइट चाहिए, फिर सोडा चाहिए, फिर क्रोमियम चाहिए, फिर निकिल चाहिए और अल्प मात्रा में कार्बन 0.03% से लेकर 1% तक कार्बन मिलाया जाता है। किसमें? लोहे में। स्टेनलेस स्टील, जो कि लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है, यहां से क्वेश्चन बनता है। स्टेनलेस स्टील, स्टेन मतलब बोलते हैं विकृति, विकृति ना आए जिस स्टील में। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? आंसर लोहे और क्रोमियम का। इसमें कार्बन का प्रयोग उसको कठोरता प्रदान करने एवं क्रोमियम को ताप सहनशील बनाने एवं धब्बा रहित स्टील के लिए किया जाता है। धब्बा रहित। भारत में कोककारी यानी कोकिंग कोयले की कमी के कारण इसका आयात मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। ये बड़ी समस्या, हमारे यहाँ कोकिंग कोयला नहीं होता है। कहाँ से मंगाते हैं हम? ऑस्ट्रेलिया से। विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड, VSL, भद्रावती, कर्नाटक एक ऐसा इस्पात संयंत्र है जो कोयले की स्थानीय आपूर्ति पर निर्भर न रहकर चारकोल अथवा लकड़ी के प्रयोग पर आधारित है। IAS वालों ने पूछा कि कोकिंग कोयले पे निर्भर नहीं रहता, वो किस पे रहता है? चारकोल और लकड़ी का प्रयोग करता है। कौन? विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड, भद्रावती, कर्नाटक। क्लियर हो गया? यानी यह संयंत्र, इसका कारण क्या है? यह संयंत्र कोयला उत्पादक क्षेत्रों से बहुत दूर है। विश्वेश्वरैया, अब इन्होंने भी तो खोला यार, इन्होंने भी तो खोला, कोयला था नहीं इनके पास, फिर भी खोला, ढूंढा ना उन्होंने तरीका। लेकिन लकड़ी और चारकोल जलाने में तो पर्यावरण का नुकसान होता ही होगा। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 भारत सरकार द्वारा 3 मई 2017 को स्वीकृत किया गया।
इस नीति के तहत वर्ष 2030-31 तक देशों में 300 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन क्षमता और 255 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा जाना है। देश में इस्पात की खपत को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वर्तमान में देश में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 74 किलोग्राम है, जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 160 किलोग्राम करने का लक्ष्य। कितना? 160 किलोग्राम करने का लक्ष्य है। शीर्ष 5 उत्पादक देश कौन से हैं इस्पात के? चीन नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पे, अमेरिका नंबर 4 पे, रूस नंबर 5 पे। कमाल की बात है कि जापान में आयरन ओर नहीं होता है, कबाड़ खरीदता है। क्या करता है? पूरे विश्व से जितना भी लोहा है ना, पुराना लोहा, कौन खरीदता है? जापान खरीदता है। अगला है देश में इस्पात की स्थिति। कच्चे इस्पात का उत्पादन 2021 में इतना पूछेगा नहीं, वैसे अब तो 23 का पूछेगा, पर फिर भी बता दूं 118 मिलियन टन, 0.2। ठीक है। एक ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि दुर्गापुर को जो लौह अयस्क क्षेत्र है वो कौन सा है? तो छोटा नागपुर पठार है। दुर्गापुर में जो लोहा आता है वो कहाँ से आता है? छोटा नागपुर के पठार से आता है, उड़ीसा। कोयला कहाँ से आता है? बराकर से आता है, झरिया से आता है, रानीगंज से आता है। पानी कौन सा नदी का? नर्मदा नदी का। बाजार कहाँ है? कहाँ से आता है? क्योंझर बोनाई से, उड़ीसा में। कोयला कहाँ से आता है? झरिया और तलचर खानों से। हीराकुंड से जल विद्युत मिलती है। ब्राह्मणी नदी से और शंख पर बने बांध से जो जल का प्रयोग करते हैं, इनके बाजार में मद्रास है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है। क्षेत्र है। कोयला कहाँ से आता है? उत्तम कोयला झरिया बोकारो से और अन्य कोयला कोरबल खानों से। पानी से यूज करते हैं? पनूलन है और गोंधली जलाशय से। इनका बाजार कहाँ है? दक्षिण भारत, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। बोकारो में कहाँ से आता है? उड़ीसा से आता है। या और करगली के समीप से आता है। दामोदर नदी के जल का प्रयोग करते हैं बोकारो वाले, और कोलकाता इनका बाजार है। जमशेदपुर जी, जमशेदपुर में उड़ीसा की गुरु महिसानी और मयूरभंज की नोआमुंडी खानों से आता है। क्या? आयरन ओर। कोयला कहाँ से आता है? झरिया की खानों से आता है। चूना पत्थर कहाँ से आता है? बिहार उड़ीसा की खानों से। पानी का प्रयोग किसका करते हैं? स्वर्ण रेखा और खरगई नदियों और डिमना नाला के बांध से। बाजार का इनका कोलकाता। बर्नपुर में कहाँ से आता है? लौह अयस्क। छोटा नागपुर पठार से आता है, उड़ीसा के क्योंझर से आता है। कोयला कहाँ से आता है? झरिया की खानों से आता है, रानीगंज से भी आता है। दामोदर और बराकर नदियों के जल का प्रयोग करते हैं। बाजार क्या है? कोलकाता। भद्रावती कहाँ है? भद्रावती कर्नाटक में आपका सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है। आयरन ओर कहाँ से आता है? बाबा की पहाड़ियों से आता है। केमानगुंडी से लौह अयस्क आता है। कोयला कहाँ से आता है? वनों की लकड़ी से, कास्ट कोयले से, तथा पश्चिमी घाट से प्राप्त जल विद्युत से, है ना। भद्रा नदी से जल प्राप्त करते हैं। दक्षिण भारत इनका बाजार है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में जो आयरन ओर आता है वो बेलाडीला की खानों से आता है। कोयला कहाँ से आता है? ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। ये आईएएस का क्वेश्चन है 2015 का। विशाखापट्टनम में कोयला कहाँ से आता है? तो ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। छत्तीसगढ़ बाजार है वो कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आता है। टूना पत्थर उड़ीसा क्षेत्र से आता है। बाजार का आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ठीक है। इसके बाद में उद्योग के बारे में बताऊंगा अगले लेक्चर।